सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, अपनों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज अपने पास एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि अपने देखेंगे कि एक सेल से दो सेल कैसे बनती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सेल अपने आप को डिवाइड कैसे करती है, जब वो डिवाइड होती है तो उसमें क्या क्या चेंज होते हैं। अब आपको यहाँ पर सेल के बारे में तो पता है कि सेल होती है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि इस कोशिका द्रव्य में सेल कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और समझने वाला है। नीट से यूट्यूब में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आज का अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो पूरा का पूरा बेसिक रहने वाला है। ठीक है, तो अगर जिसको ये बेस समझ आ गया तो उसके लिए आगे चैप्टर थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चैप्टर अपने शुरू करते हैं। सुनिएगा कि देखो, अब मेरे पास एक सेल है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है प्लस समझने वाला है। मैंने कहा कि बच्चों ये अपने पास एक सेल है, ठीक है, और सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और ये मान लीजिए उसके अंदर न्यूक्लियस है। मैं बार बार ऐसे डायग्राम बनाऊंगा तो समझ जाइएगा कि अपने पास क्या है बच्चों, सेल है। ठीक है, ये सेल में पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों, अपने पास न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में अपने पास क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम, बोले तो गुणसूत्र होता है। ये गुणसूत्र है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है बच्चों, क्रोमोसोम, बोले तो गुणसूत्र है। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि अब मैं कहूँगा बार बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बोले तो गुणसूत्र की संख्या, किसकी, क्रोमोसोम की संख्या की बात करूंगा। ये 2 सेल है अपने पास जिनमें क्रोमोसोम का नंबर की बात करेंगे, ये समझने का है ना। तो और किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड का नंबर की बात करेंगे, और अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करेंगे। 3 नंबर हो गया। अमाउंट ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए की मात्रा की बात करेंगे कि सेल में कितना है। ठीक है, तो अब सुनिएगा पहली सेल। अब देखो, इस सेल में क्या अपने पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम यानी कि डीएनए पाया जाता है। तो पहली जो सेल बनाया है, पहली सेल में क्या अपने पास बच्चों कि एक क्रोमोसोम है, क्या नहीं है, बिल्कुल एक क्रोमोसोम है। दूसरी सेल में भी क्या है बच्चों, एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, एक क्रोमोसोम है। दूसरे देखिएगा कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड की बात करते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम है पहली सेल में, एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड वाला है, तो मैंने कहा इसमें क्रोमेटिड का नंबर 1 है। और इस सेल में देखिए आगे, तो इसमें कितना है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर 1 है, परंतु ये 2 क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है। इस बात को समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा ये भी अपने पास एक क्रोमोसोम है और ये भी अपने पास एक क्रोमोसोम है, यानी कि इसमें तो क्या है, 2 क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है, और ये अपने पास एक क्रोमोसोम है, तो दोनों ही क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम है। तो परंतु अंतर किसमें है, क्रोमेटिड में है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि इस एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमेटिड वाले में 2C डीएनए की मात्रा है, तो इसमें कितनी हो जाएगी बच्चों, दुगना, यानी कि 4C हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 4C हो जाए, क्योंकि इसमें क्रोमेटिड का नंबर दुगना हुआ है, तो डीएनए की मात्रा, अमाउंट ऑफ डीएनए इन वन सेल, वो कितना हो गया, दुगना हो गया। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अब क्लियरली पता चलना चाहिए कि क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड वाला हो सकता है, 2 क्रोमेटिड वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिएगा अब नए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जिसमें अपने सेल साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, समझने का टॉपिक है पूरा का पूरा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक पेरेंट सेल है। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, अपने पास क्या है, पेरेंट सेल है। ठीक है, ये पेरेंट सेल, इस पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम है। कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम। पेरेंट सेल को बोलते हैं पैतृक कोशिका। ठीक है, पेरेंट यानी कि पेरेंट सेल, पैतृक कोशिका, ये पेरेंट सेल है।
अब मैं आपको पूरा इस चैप्टर का बेस बता दूंगा इसी स्लाइड में, ठीक है। अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर एक सेल डिवाइड होने से पहले उसमें क्या क्या चेंज होते हैं वो सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ये अपने पास क्या है बच्चों, एक सेल है जिसे मैं पेरेंट सेल कहता हूँ। ये सेल अब अपने आप को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये क्या करेगी बच्चों, अपने आप को डिवाइड करेगी। डिवाइड करती है तो ये एक फेज में प्रवेश करती है जिसे मैं जीवन फेज कहता हूँ। क्या कहते हैं बच्चों, जीवन फेज कहते हैं, ठीक है। ये सेल बना रहा हूँ, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, मतलब कि क्रोमोसोम है, डीएनए है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एक सेल में एक फेज में प्रवेश करती है जिसे जीवन फेज कहते हैं। और जीवन में क्या है बच्चों कि अपने पास, सोचो थोड़ा दिमाग और लगाते हैं, रुको, ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा बच्चों, ठीक है। तो अपने पास, चलो मिटाते हैं पूरा, एक बार वापस देखिएगा। मैंने कहा कि मेरे पास ये एक सेल है जिसे मैं पेरेंट सेल कहता हूँ। क्या कहता हूँ, पेरेंट सेल, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों, पेरेंट सेल। सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी कि बाहर वाला साइटोप्लाज्म है, अंदर मैंने क्या दर्शाया है, न्यूक्लियस दर्शाया है, पेरेंट सेल हो गई। अब देखिएगा ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए इसमें डीएनए की मात्रा 5C है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, मान लीजिए इसमें नंबर कितना है, कोशिकाओं का नंबर 10 है, ठीक है। इसमें कितना नंबर है बच्चों, 10 है। अब ये सेल आगे जाएगी, अब इसे डिवाइड होना है तो ये आगे जाती है एक फेज में जिसे मैं जीवन फेज कहता हूँ। क्या कहते हैं बच्चों, जीवन फेज, ठीक है, ठीक है, जीवन फेज कहते हैं। तो मैंने कहा कि अब ये किस में चली गई है, जीवन में। फिर ये किस में जाएगी, आगे जाएगी सेल, ये आगे जाती है एस फेज में। इसमें जाती है बच्चों एस फेज में, ठीक है, एस में जाएगी। एस के बाद किस में जाएगी, अपने पास ये G2 में जाएगी, ये एस फेज हो गई। फिर जाती है ये G2 फेज में, किस में जाएगी बच्चों, G2 फेज में, ठीक है। मैंने लिखा ये G2 फेज हो जाएगी। फिर ये सेल M फेज में जाती है और अपने आप को डिवाइड कर लेती है, अपने आप को डिवाइड कर लेती है, यानी कि एक से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये एक डॉटर सेल बन गई, ठीक है। ये अपने पास क्या होगी, एक डॉटर सेल, और एक ये क्या हो गई, डॉटर सेल। आपको यहाँ पर जो मैंने ये सीक्वेंस लिखा है ये याद रहना चाहिए कि पेरेंट सेल पहले जाती है जीवन में, फिर जाती है एस में, और फिर जाती है G2 में। इन तीनों को मिलाकर मैं इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था कहता हूँ। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों, इंटरफेज, अंतरावस्था कहते हैं, ठीक है, अंतरावस्था कहते हैं। अब देखिएगा बच्चों कि इस इंटरफेज में क्या होता है ना, इंटरफेज में क्या होता है। देखिएगा ये पेरेंट सेल है जिसमें डीएनए की मात्रा 5C और साइटोप्लाज्म में कोशिकाओं की संख्या 10 है। जैसे ये जीवन में जाएगी तो डीएनए की मात्रा जीवन में तो सेम रहती है, परंतु साइटोप्लाज्म में कोशिकाओं का नंबर बढ़ जाता है, वो हो गया है 17। कितना हो गया, 17 हो गया। ये समझने की बात है, याद नहीं करना है कि 17 हो गया है, ये समझने की बात है कि जीवन में डीएनए का कंटेंट तो उतना ही रहता है, परंतु कोशिकाओं का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर आती है सेल एस फेज में, तो यहाँ पर डीएनए का कंटेंट बढ़कर दुगना हो जाता है, परंतु साइटोप्लाज्म में कोशिकाओं की संख्या सेम रहती है एस फेज में, ठीक है। एस फेज में कोशिकाओं की संख्या सेम रहती है। फिर सेल आगे जाएगी, यानी कि एस फेज में क्या हुआ है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण हुआ है, डीएनए रिप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, बात एक ही है, ठीक है ना। डीएनए की मात्रा बढ़कर दुगनी हो गई है। फिर सेल जाती है G2 में, तो G2 में अपने पास डीएनए का कंटेंट तो सेम रहता है, परंतु साइटोप्लाज्म में कोशिकाओं का नंबर बढ़कर 20 हो जाता है। यानी कि जीवन में भी कोशिकाओं का नंबर बढ़ा है और G2 में भी कोशिकाओं का नंबर बढ़ा है, यानी कि इंक्रीज सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि G2 में क्या हुआ बच्चों, सेल ऑर्गेनेल्स
सिंथेसिस हुआ है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे? कोशिकांगों, सेल के कोशिकांगों का संश्लेषण 17 से कितना हो गया? 20 हुआ है। पर अपने पास जीवन में भी तो हुआ है, तो मैंने कहा यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, तो मैंने कहा कि मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स सिंथेसिस हुआ है। यानी कि अपने पास सेल ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस तो जीवन और जीटू दोनों में होता है, परंतु आपसे पूछे कि मैक्सिमम कहाँ पर हुआ है, तो आप बोलोगे जीवन फेज में। क्या बताओगे बच्चों? जीवन फेज में बताओगे। अब क्या चलेगा कि G2 के बाद चलती है M फेज, जिसे माइटोसिस फेज भी कहते हैं। इसमें सेल अपने आप को डिवाइड करती है, इसलिए मैंने कहा कि M फेज तो क्या है? डिवाइडिंग फेज है। क्या है बच्चों? डिवाइडिंग फेज है। यानी कि सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है और कितने भाग में बढ़ जाती है? 2 में, यानी कि 1 से 2 सेल हो जाती है। तो अब 2 होगा तो आधा आधा करो, 10 का आधा 5 और 20 का आधा 10। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपने पास आधा आधा हो जाएगा। ये दोनों की दोनों क्या है बच्चों? ये पुत्री कोशिकाएं हैं, पुत्री सेल्स हैं, जिसमें जो कि ये पुत्री सेल्स अपनी पेरेंट सेल के इक्वल है, बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एम फेज को डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, परंतु इंटरफेज में कहीं पर भी डिवीजन नहीं हुआ है, तो इंटरफेज को क्या कह सकते हैं बच्चों? ये नॉन डिवाइडिंग फेज है। ये क्या है बच्चों? नॉन डिवाइडिंग फेज है। परंतु अपने पास एम फेज क्या है? डिवाइडिंग फेज है। ये एम फेज आगे चलकर 2 प्रकार की होती है, जिसे मैं एक को कहता हूँ कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये 2 प्रोसेस हैं। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक का विभाजन। इसमें क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। अब बात चल रही है अपने पास, ये पूरा का पूरा सेल साइकिल हो गया, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, यानी कि सेल 1 से कितनी हो गई? अपने पास 2 हो गई। इसे ही तो क्या कहोगे? सेल डिवीजन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों कि ये जो सेल है अपने आप को डिवाइड क्यों किया है ना? इसको क्या ज़रूरत पड़ गई जिससे ये 1 से 2 हो गई? तो इसका सिंपल सा आंसर है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल अपने आप को डिवाइड करती है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि सेल जब जीवन में आई है ना, तो इसमें क्या हो गई? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो गई। जब एरिया बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस से सभी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो एरिया कम करने के लिए सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है। क्लियर है? तो अब आप यहाँ से क्या समझे हो? यहाँ से आपको एक बात समझ आना चाहिए, जो आपको नोट लगा के लिखना है कि जो पुत्री कोशिका है ना, पुत्री को डॉटर सेल, पुत्री सेल्स, पुत्री कोशिका, पैतृक बोले तो पेरेंट, पैतृक कोशिका के समान, यानी कि सिमिलर होती है ना? जैसी पेरेंट सेल वैसी अपने पास डॉटर सेल होती है। ये बात समझ आई आपको? अब देखो आप वापिस पेरेंट सेल को, जीवन को देखो। जीवन के बाद क्या आई है? एस फेज। एस फेज के बाद क्या आई है? G2 फेज आई है। जीवन में क्या हुआ है? मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस हुआ है। ठीक है, और एस में क्या हुआ है? DNA रिप्लिकेशन। और सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस G2 में भी होती है, परंतु मैक्सिमम जीवन में होती है, परंतु मैक्सिमम जीवन में होती है। ये बात समझ आ गई क्या आपको? अब इंटरफेज क्या है? G1, S और G2 को मिलाकर इंटरफेज कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब चलिएगा अपने डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेल साइकिल किसे कहोगे? व्हाट इज सेल साइकिल? इसकी डेफिनेशन क्या है? अब देखो ये जो घटनाएं हो रही है अपने पास, ये क्या है? सीक्वेंस में हो रही है ना। G1
G1 के बाद S फेज, S फेज के बाद G2, फिर क्या रही है M फेज। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि घटनाओं का वह अनुक्रम, घटनाओं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें सेल के जीनोम को बोलते हैं डीएनए, बात एक ही है, ठीक है ना। डीएनए का रिप्लिकेशन को हिंदी में कहते हो प्रतिकृतिकरण, जिसमें डीएनए का रिप्लिकेशन और अन्य संगठकों का संश्लेषण, ठीक है। तत्पश्चात पैतृक सेल दो पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाती है, उसे आप क्या कहते हो, सेल साइकिल कहते हैं। अब सुनिएगा बच्चों, जीनोम से लेकर डीएनए का रिप्लिकेशन और अन्य संगठकों का संश्लेषण, ये तो बात कर रहा है इंटरफेज की, और पैतृक सेल का दो पुत्री कोशिका में विभाजित होना, ये एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज को प्रदर्शित करता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये घटना चक्र भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से कि ये जो अपने पास कोशिका चक्कर यानी कि सेल साइकिल है, ये क्या है, ये इंटरफेज है ना, अंतरावस्था, इंटरफेज प्लस एम फेज दोनों को मिलाकर सेल साइकिल बनता। अब कुछ बेसिक बातें, ठीक है। अब मैंने कहा कि कौन सी डिवाइडिंग फेज है और कौन सी नॉन डिवाइडिंग फेज है, डिवाइडिंग है या फिर नॉन डिवाइडिंग फेज कौन सी है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सी डिवाइडिंग है, कौन सी नॉन डिवाइडिंग फेज है। तो बच्चों इंटरफेज क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज है। ये क्या अपने पास नॉन डिवाइडिंग फेज है, परंतु एम में क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो मैंने कहा ये डिवीज़न फेज है, क्लियर है। अब 2 नंबर मैंने कहा इनका प्रतिशत क्या है, एनसीईआरटी प्रतिशत लिखती है इनके बारे में, प्रतिशत परसेंटेज। तो मैंने कहा इंटरफेज सेल साइकिल के जितना भी टाइम है उसका 95% से अधिक तो सेल इंटरफेज में रहती है, बाकी जो बच गया लेस देन 5% एम फेज में रहती है, क्लियर है बात। यानी कि अपने पास अपना जो चैप्टर है ना, ये ह्यूमन सेल के बारे में बताया गया है, जिसमें सेल अपने आप को सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, ये आगे बताऊंगा। इसमें से 95% यानी कि 23 घंटे तो इंटरफेज में लगता है, 1 घंटा अपने आप को डिवाइड करने में लगता है। तो अब आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सी शॉर्ट फेज है और कौन सी लॉन्ग फेज है, ये पता होना चाहिए। तो मैंने कहा बच्चों कि अपने पास ज़्यादा टाइम इंटरफेज में लग रहा है तो ये क्या हो गई, लॉन्ग फेज हो गई, और एम फेज क्या हो गई, शॉर्ट फेज हो गई, यानी कि ये छोटी फेज हो गई, क्या हो गई है, छोटी फेज हो गई है, क्लियर है बच्चों। ये बात समझ आई ना, ये सेल साइकिल की बात हो गई अपने पास। अब एक कॉन्सेप्ट और है, समझने वाली बात है कि क्या है। अब देखो मैंने लिखा पेरेंट सेल, क्या लिखा है बच्चों, पेरेंट सेल, ठीक है। ये मेरे पास एक पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल अपने पास ये रही। ये पेरेंट सेल के बाद देखिएगा बच्चों, पूरा अच्छे से समझिएगा, एक बार बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इतने में आप समझिएगा। ये पेरेंट सेल हो गई, इसके बाद कौन सी फेज आएगी, इसमें आएगी अपने पास G1 फेज, और G1 फेज के बाद क्या आएगा बच्चों, S फेज, क्या आएगा, S फेज, ये S फेज में जाएगी। S फेज में के बाद किस में जाएगी बच्चों, ये जाएगी अपने पास G2 में, किस में जाएगी, G2 में।
और G2 के बाद क्या बन जाएगी बच्चों, 2 डॉटर सेल बन जाएगी। एक से क्या बन जाएगी, 2 डॉटर सेल बन जाएगी। तो मैंने बना दिया ये 2 डॉटर सेल, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि सेल डिवाइड होकर कितनी सेल बनाएगी, 2 सेल बनाएगी, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। समझना है पूरी की बात को कि माजरा क्या है चैप्टर में, ठीक है। तो मैं फेज का नाम लिख देता हूँ, 2 मिनट, ये लो, अब सही है। अब पहले वाली क्या है, पेरेंट सेल है, तो मैंने लिखा ये पेरेंट सेल, ठीक है। इसके बाद कौन सी फेज में जाएगी, G1, फिर क्या जाएगी S, फिर किस में जाएगी, G2, और ये क्या बन गई अपने पास, डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। क्लियर बात है, कितनी, 2 डॉटर सेल बन जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट की बात करूँगा। पहला पॉइंट अपना रहने वाला है गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या की बात करूँगा। फिर मैं बात करूँगा बच्चों नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, 2 नंबर है ना, क्रोमेटिड की संख्या, क्रोमेटिड की संख्या की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अमाउंट ऑफ DNA, 3 नंबर बात करेंगे DNA की मात्रा, DNA की मात्रा की बात करेंगे कि DNA की मात्रा कितनी है। और नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA की बात करेंगे, 4 नंबर रहेगा, नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA। क्लियर बात है बच्चों, इतनी बात करेंगे अपने, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसके अंदर मैंने बनाया क्रोमोसोम। ये देखो एक क्रोमोसोम है, इसमें भी अपने पास क्रोमोसोम है, इसमें भी अपने पास क्रोमोसोम है, क्लियर है, इसमें भी अपने पास क्रोमोसोम है। ध्यान से देखो बच्चों, फिर इसमें भी अपने पास क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखो अपने पास पहला क्वेश्चन कि पेरेंट सेल है, इसके पास क्या है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। मैंने कहा बच्चों 1 है, जीवन में कितनी है, 1 है, S में क्रोमोसोम का नंबर 1 है, G2 में क्रोमोसोम का नंबर 1 है, और डॉटर सेल में भी 1 है। इसका मतलब हो गया कि कहीं पर भी, यानी कि समसूत्री विभाजन में कहीं पर भी गुणसूत्रों का नंबर चेंज नहीं होता है। ये बात आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लें कि क्रोमोसोम का नंबर नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटिड की संख्या, पेरेंट सेल में कितनी है, 1। ये क्रोमोसोम देखो, एक क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है, जैसे ही S फेज में जाएगा तो DNA का रिप्लिकेशन होगा और क्रोमेटिड का नंबर बढ़ जाएगा। क्रोमेटिड का नंबर 2, 1, 2, 2 होगी। G2 में सेम रहेगी, फिर डॉटर सेल में आधा हो जाएगा। क्लियर बात है। DNA की मात्रा मान लीजिए पेरेंट सेल में 10 पिकोग्राम है, तो जीवन में कितनी रहेगी, 10 पिकोग्राम ही रहेगी। और S फेज में कितनी हो जाएगी, दुगना, 20 पिकोग्राम हो जाएगी। और G2 में भी दुगना, 20 पिकोग्राम हो जाएगी। परंतु डॉटर सेल में तो फिर से आधा, क्योंकि डॉटर सेल इज सिमिलर टू पेरेंट सेल, यानी कि जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो हमेशा अपनी पेरेंट सेल के समान होगी। पेरेंट सेल की बात करें, नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA, तो मैंने कहा इसमें कितना, 1, इसमें कितना है, 1, इसमें कितना हो गया, 2, दिख रहा है, डबल स्टैंडर्ड 1, 2, डबल स्टैंडर्ड 2, फिर अपने पास डॉटर सेल में वापस 1 हो गई है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर का बेस हो गया है, ठीक है, जिसमें अपनों ने आज समझा कि क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में क्या अंतर है। क्रोमोसोम तो एक क्रोमेटिड वाला हो सकता है, 2 क्रोमेटिड वाला हो सकता है, ठीक है। सेल साइकिल के बारे में बात किया है, थोड़ा बहुत इंटरफेज, माइटोसिस फेज के बारे में रूबरू हुए हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, कल अपने लेक्चर में देखेंगे इंटरफेज के बारे में, ठीक है। ये आज का अपना चैप्टर शुरुआत हो गया है, ठीक है बच्चों। तो आप साथ साथ NCERT को रीड करें और क्वेश्चन भी लगाएं, और क्वेश्चनों की क्लास जल्द ही आने वाली है।
ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आप नोट्स बनाएं और पढ़ते रहें और क्लास आपके लिए रेगुलर आती रहेगी। तो बच्चों आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।